when the sun shines on the mountains and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. These are not the kind of pleasant surprises that you thought would greet you when you go to the Himalayas. Today, stand anywhere and look around, and you see bulldozers and heavy earth-moving machines all over the place. Digging the earth here, or scratching the walls of the mountains there, or drilling the rocks hollow elsewhere. You spot them up there on the hills, down there on the rivers, up close on the roads, in there, inside the belly of the mountains. Again, what you have taken for a hill next to you could also well be a humongous heap of muck. And the rivers, they are dying. They are dying a violent death. That is Himachal Pradesh for you today. The mighty Himalayas, along with the stupendous biodiversity and life-sustaining resources that they have contained for millennia, stand threatened today by the Indian state's mindless plans to build some 900 hydropower projects in the state. सब हमारा तो यहाँ ऐसा नुकसान किया हुआ घर है बिल्कुल दरार हो के बिल्कुल ना हमारे को पूछते ना क्या है सीधे मिट्टी धूल दे के चला गया प्रोजेक्ट बना के कुछ नहीं दरार पड़ गई खेती बाड़ी सूखने लगी जो चश्मे के पानी आता था वो खत्म हो गए इसलिए से नुकसान तो बहुत हुआ है बहुत फर्क पड़ गया है उससे तो ये खड़ तो बहुत बुरा लगता है शमशान लग जाता है हमारे को तो ये खड़ तो आजकल पानी आ रहा है नहीं तो सूखा भी बहुत बुरा लगता है पोल्यूशन इतना फैल गया यहाँ कि आदमी आने वाले जो जिसने 20 साल जीना है वो 10 ही साल जी पाएगा अब तो बहुत ज़्यादा जी पहले तो हर कहीं घास पत्ती होता डाल पेड़ों में अब नहीं बिल्कुल सूखा हो गया हिमालय के जो संसाधनों का विकास के नाम पर दोहन हो रहा है पर्यावरण का नुकसान तो हो ही रहा है जंगलों का विनाश हो रहा है ग्लेशियर घट रहे हैं हिमालय के सारी पारिस्थितिकी में बदलाव आ रहा है बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ रहा है इसके विक्टिम हिमालय की जनता भी बड़े पैमाने पर हो रही है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जो है वो उनके हाथ से छीना जा रहा है वो कंपनियों के हाथों में जा रहा है जो उनकी खेती की ज़मीनें थी वो भी उनसे छीनती जा रही हैं हिमालय केंद्र में अपनी धरती पर लोग जो हैं आज
कुली बनने के लिए मजबूर हैं। अपनी धरती में हमको जलील किया जा रहा है। जहाँ पहले किन्नौर में टोपी दे के बड़े शरीफ पे बोलते थे, यहाँ तो का टोपी वालों को तो बेवकूफ़ बना दिया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने 1,50,000 मेगावाट जल विद्युत बिजली परियोजनाओं का एक योजना बनाई है और इस योजना में सबसे ज़्यादा बिजली अरुणाचल प्रदेश में बनाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल जो है वो तीसरे नंबर पे है। लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बिजली परियोजनाओं की क्षमता है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 900 छोटी बड़ी परियोजनाएं करीब 5 रिवर बेसिन पे बनेंगी। अगर हम पूरा इसका पोटेंशियल देखें तो वो करीब आज के दिन जो सरकार कह रही है वो करीब 27,000 मेगावाट है, जिसमें से 10,000 मेगावाट वो जो हार्नेस हो चुकी है, कमीशन प्रोजेक्ट्स हैं, और जो दूसरे उसमें से करीब 3,000 के करीब है वो प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और फिर अन्य जो हैं वो प्लानिंग स्टेज में या पाइपलाइन में है। With the Himalayan state heavily pelleted with hydropower projects, there is little room left for the mountains to breathe and for the rivers to flow. In attempts to assuage the ever-growing neoliberal greed, mountains are holed in and tormented, and rivers are being choked and tunneled in, while the people are persecuted in clinical precision in myriad ways. In this madness, among the 5 major river basins in Himachal Pradesh, the Satluj River Basin is the most ravaged. सतलज को क्या बोलते हैं? जंगती। ती बोला जंगती का मतलब, ये जंगती का मतलब पानी गोल्ड, पानी गोल्ड। लोकल गाने में इसको जो बोला गया जंगती बोला, मतलब कि गोल्डन वाटर, जंगती। People in Kinnaur, a predominantly tribal district, know the river Satluj as Zangti, that is, the river of gold water. An intrinsic part in the life, culture, and economy of people, Satluj has a remarkable historical, geological, and cultural significance too. Flowing for nearly 1,500 kilometers in its entire trail, it is the longest tributary of the Indus River.
Satluj emerges from the holy mountain of Kangrin Boke next to Langako and Mapam Yungko in southwestern Tibet. Kangrin Boke or Kangrim Poche, which means the crowning jewel of snow, stands right at the center of the earth according to Buddhist belief. For Hindus, this is Mount Kailash. After flowing for about 260 kilometers as Lanken Zangbo in Tibet, Satluj enters India near the Sibgila Pass in Kinnaur district of Himachal Pradesh. The course of Satluj in Himachal Pradesh is 320 kilometers. Then it runs through Punjab in India before joining the Chenab River in Pakistan, which then runs into the Indus River and finally into the Arabian Sea. In Tibet, Lanken Zangbo means the elephant spring. It is also called the Red River in Tibet. The Greek called it Zaradros, from which its Vedic name Shatadri is derived. The Kinnoris lovingly call it Zangti, watching it flow by them since time immemorial. And today's water managers sitting in New Delhi have given it yet another name, in the language that only they understand, the powerhouse of the Himalayas. Because more than 50% of the 27,000 megawatts of hydropower envisaged for Himachal Pradesh will come from the Satluj basin alone. इसमें से ज़्यादातर बिजली जो है ये सतलज घाटी में बन रही है, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। कुल 142 प्रोजेक्ट जो है इस घाटी में बन रहे हैं। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, शिमला में बैठे हैं या बड़े लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जो हाइड्रो पावर है वो ग्रीन एंड क्लीन है। इस धारणा को लेके ये लोग चले कि ये हाइड्रो पावर को पूरा जो पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन ये धारणा गलत है, क्योंकि हाइड्रो पावर इतना ग्रीन और क्लीन नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो हिमालय क्षेत्र है ये बहुत नाजुक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप जो हाइड्रो पावर बना रहे हैं उसका जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ के पूरा सिस्टम जो है गड़बड़ जाएगा। जहाँ नदी पंजाब में इंटर होती है वहाँ से लेकर आपका काफी किन्नौर तक लगातार कैस्केड ऑफ प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, कि जिसमें पहले आपका भाखड़ा डैम आता है, फिर उसके बाद कोल डैम है, अभी बीच का जो स्ट्रेच लूरी डैम बनना वो बचा है, उसके बाद एक रामपुर प्रोजेक्ट है, फिर नाथपा जाकड़ी है, फिर करछम वांगतू है, अब उसमें सोंगटोंग करछम में काम चल रहा है। ऑलरेडी ये नदी पूरी तरह से भर चुकी है और इस नदी में अगर और भी प्रोजेक्ट बने, अगर पूरे प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो इसकी जो पूरी सतलज नदी की जो एक क्यूमुलेटिव एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट हुई है तो उसमें कहते हैं कि ये करीब करीब 93% जो नदी है या तो वो टनल में बहेगी या ऐसे स्टोरेज वाटर रहेगी जो डैम्स के पीछे है। तो आपकी पूरी की पूरी एक नदी खत्म हो रही है। नदी गायब होने से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होगा उस एरिया में, उसके बैंक्स में क्या इम्पैक्ट होगा और बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो बहुत बड़ा है। उसका कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है और ये स्लो पॉइजनिंग है। सतलुज का मतलब को समझता नहीं कोई कि ये सतलुज जो है तो क्या चीज़ है। ये आजकल मेरी उम्र 100 के लगभग है, हमारे सामने ऐसा काम नहीं किया किसी ने कि भाई सूर्य दो, कुछ करो, ये करो, से करो। जीव जंतु सारा
जितने भी है उसमें जीवित रहते हैं, तो उसको बंद कर जाएंगे तो सब मर जाएंगे। वो तो मरे पर हम भी मरेंगे। So the elephant spring that springs out of the holy mountain of Kang Rinpoche and prances down its way in wild abandon is now being tamed and tampered with by neoliberal whims and technological schemes as soon as it enters India. But at what ecological, social and human cost? Between 2010 and 2017, we followed the Satluj River and visited many hydropower projects on its basin to find out what they mean to the people there and to the Himalayan ecology, and also to the Indian state. As you approach the World Bank-funded Rampur hydroelectric project site in Shimla district, you virtually enter a sort of industrial graveyard. Heaps of muck, dust, machines and noise that encapsulate the landscape would make you wonder, how do the original residents manage to survive here? लोगों के घरों में जा रही है, ज़मीनों में बैठ रही है, फसलों पर बैठ रही है, बादाम है, कलम है, सब्जी है, सारा हो ही नहीं रही है खेती जब से प्रोजेक्ट चला है 2007 से। देखो मकानों में दरारें आ रही है, आप देखो यहाँ पर इन मकानों में दरारें आई है ब्लास्टिंग से। अब अंदर से केमिकल वाला ब्लास्टिंग होता है, टनल की ब्लास्टिंग है, जितनी भी ये धूल उड़ेगी तो उसका असर फसल पे होगा और आम जनजीवन पर भी हो रहा है। मतलब आप अगर सबका किसी के यहाँ पर अगर मेडिकल जांच करवाई जाए तो शायद ही कोई आदमी बचा होगा जो कि अनफिट, मतलब सारे अनफिट होंगे मेडिकली। 200 मीटर का भी गैप नहीं है ये डंपिंग साइट और हमारी पंचायत का। यहाँ से जब भी हवा चलती है, तूफान आता है, इतनी डस्ट उठती है, सारा हमारा जो बादाम की जो फसलें होती है वो तबाह हो चुकी हैं। सेब जो हमारे तैयार होता है और ये हमारी नकदी फसल है, ये पूरी तबाह होती है। हमारा कम से कम 2 साल से हमने बादाम की फसल से कोई दाना नहीं लिया, नष्ट हो चुका है और सेब का भी वही हाल है। सबसे बड़ी बात है कि जो पानी के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे सूख रहे हैं। जहाँ जहाँ से एडिट टनल और टनल आ गई हुई है उसके ऊपर के जितने भी जो सोर्स थे वो पानी के वो सारे सूख चुके हैं। जब इसका DPR बना इसमें ये तय हुआ था जो 2500 करोड़ की जो ये परियोजना है बन रही है, इसका 1.5% जो है यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके लिए खर्च किया जाएगा। जो फसलों का नुकसान होगा उसका मुआवजा देंगे और परियोजना निर्माण में जो विस्फोट होंगे उसके चलते जो दरारें आएंगी उस काम में एक उचित मुआवजा जो है लोगों को देंगे। पर देखने में ये आया है लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे को ना ज़मीन मिला ना हमारे कोई केवल शेड मिले ना कुछ, हमारा कोई फैक्ट्री में नौकरी मिली। हमारे को निकाल दिया, ज़मीन से भी निकाला, घर से भी निकाला और बाहर निकाल दिया। आपको क्या कहा जब वो लोग आए तो आपको क्या कहा? हमारे काम तुम्हारे को नौकरी मिलेगी और जगह ज़मीन मिलेगी, सब चीज़ें मिलेगी। बाद में हम ऐसे बड़े हुए।
स्थायी रोजगार की बात आई तो उसने एक लड़का लिया होगा जो ये बताए, एक भी लड़का बताए तो हम मान जाएंगे वाकई में लिया, यहाँ से एक भी लड़का नहीं लगा। इवन किया तक कि जैसे लोग बोल रहे कि कंपनी में भी यहाँ पर लैंडलेस हाउसेस लोग अभी सड़कों में घूम रहे, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार प्रशासन परियोजना सबकी मिली भगत इसमें, ये तो बिक गए हैं सब लोग। यहाँ पर 4 साल से प्रोजेक्ट चला है, मतलब यहाँ की फसलें ही बर्बाद कर दी इन लोगों ने। फसलों से मतलब यहाँ कोयल और बायल के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा फसल होती, धान गेहूँ गया, सबसे ज़्यादा पैदावार होती थी इस इलाके में। इसमें पीस रहा है आम आदमी। कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में, कुछ बेनिफिट नहीं मिला। हमारे को धूल मिट्टी मिल रहा है, जंगल को जाते हैं ऐसे दूरी खाते हैं, औरतें घास लाते हैं, ना गाय को देना ना खुद देना, सो तो उसमें कीटाणु है परे, तो क्या बेनिफिट दिया? हमारे को नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। घर में दरारें आई। ये सरकार तक बात पहुंचाई, हाई कोर्ट में चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी और आपके वर्ल्ड बैंक वालों को चिट्ठी लिखी। इन्होंने भी कहते कि मैं किसी चोर के बारे में बोल रहा हूँ कि इसके बारे में इंक्वायरी की जाए, परंतु वो इंक्वायरी उन्हीं से पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ ये ठीक है ये गलत है। जब इन्वायरमेंट वालों का गलत था तो इन्वायरमेंट वालों को पूछ लिया भाई तुम बताओ ये ठीक है, उन्होंने ठीक रिपोर्ट दे दी। जब मैं कोई शिकायत कर रहा हूँ तो या तो मैं गुनहगार साबित हूँ या फिर वो गुनहगार हों। 14,000 के इन्होंने उसके लिए जन सुनवाई में 125 आदमी इन्होंने पढ़े लिए, क्या बोलते चाटी में, और 135 आदमी इन्होंने बाइल में लिए। उसकी जन सुनवाई की इन्होंने, देखो। और विदाउट यानी पंचायत के विदाउट मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र के इन्होंने काम शुरू किया। वो उस तरीके से मतलब ये जोर जबरदस्ती से, इसका मतलब ये सरकार भी मिली है, न्याय प्रक्रिया भी मिली है, और जितने भी बाकी जो संस्थाएं इनको जो आम जनता के लिए सुख सुविधा के लिए बनाई गई थी वो भी इनके साथ मिलके आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों ने इसका विरोध भी किया। वो विरोध जब लोग करते हैं तो उसको कुचलने के लिए जो आंदोलन है उसको दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है और लोगों पर जो है मुकदमे दायर किए जाते हैं। इसी तरीके की घटना जो है 7 जून को एक अवेरी गांव के अंदर घटी, जिसमें जो डीएसपी यानी मनोहर लाल जी है उन्होंने लेडीज़ों के ऊपर लत्तों और डंडों से जो है वो लाठीचार्ज किया और इसके चलते जो है 17 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया। हमने पूछा बिना मतलब डंडा क्यों मार रहे तुम लोग, जगह भी हमारी और मार भी हमारे को दे रहे हैं। हमने बोला इतना ही बोला, उतने में उन लोग सीधा डीएसपी आया। डीएसपी जैसे डंगर मारते हैं ऐसा हमारा डीएसपी एक कानून थोड़ी उन्होंने लिखा हुआ कि भाई जगह भी ले तुम्हारा और मार भी दो तुम्हारे को। मार को क्या 5 बीसवा जमीन आए और 2-2.5 बीघा जमीन हमने दिया नीचे कंपनी वालों को। उस टाइम तो घर आए कंपनी वाले मांगने को, अभी फिर हमारे को मरवा रहे कंपनी। कैसा मारा हमारे को? हाथ से पहले बरसा, लत पहले लगा, कन्या लड़कियों को लत मारा। उनके घर में कन्या लड़की नहीं है। इसका कानून हमारे को चाहिए, बाकी हमने कुछ नहीं चाहिए। इसमें डीएसपी चाहिए हमारे सामने, जैसा हमारे को चोट लगा ऐसे चोट हमने डीएसपी को लगाई। ये जो मेरा The Rampur project was completed and commissioned in 2014, ignoring all concerns and demands of local residents and environmentalists. The project was designed to use the tail race spool of the Nathpa Jhakri project installed upstream. In an over-ambitious design, the tail race outflow from Nathpa Jhakri, which is on the left bank of the river Satluj, is diverted through an underground tunnel that crosses under the river to feed the Rampur project that is on the right bank of Satluj. तो उनको वो पूरा टनल जो है नदी के नीचे से ले जाना पड़ा। अभी इसका क्या असर होगा इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ है। आगे जाके इससे नदी का प्रभाव के ऊपर, नदी के प्रवाह के ऊपर क्या असर होगा या आसपास के लोगों के ऊपर इसका क्या बड़े खतरे मंडराएंगे, इसका अभी कहना मुश्किल है। Ever since the construction began, apart from a massive landslide, immediate and long-term impacts on the ecology and the people were clearly visible around the project area. और नाथपा जाखड़ी 1500 मेगावाट में मोर देन 300 वर्कर की जो है डेथ हुई है इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। Moreover,
all the benefits to the project affected people promised turned out to be mere lies. तो ये एक प्रकार से धोखाधड़ी है। जब लैंड एक्वायर की है हम लोगों की, तो मैं भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली का हूँ, तब ये वादा किया था कि आपको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार नहीं दिया। ये है जो R&R पॉलिसी बनाई रिलीफ एंड जो रीसेटलमेंट पॉलिसी है, ये भी लोगों को पार्टिसिपेट करके नहीं बनाई, उनके सुजेशन लेके नहीं बनाई। सिर्फ ये जो AC हाउसेज में, AC रूम्स में बनी है दिल्ली में, और जो इनके डायरेक्टर्स के ऑफिस में, तो वो है जो उसमें हमारा विरोध है। As widespread mass mobilization gained ground, the state came down on the people with untold repression, illegal arrests, and even killing unarmed workers and firing. जब नाथपा जाखड़ी बना था तो मजदूर जो है अपने हकों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। तो मगलाट नामक जगह में जब मजदूरों ने 6 महीने आंदोलन किया, उनके जो श्रम कानूनों के तहत अधिकार नहीं मिले थे, इनके जो परियोजना प्रबंधकों के जो निजी सुरक्षा थी, उन्होंने गोलियां चलाई और मजदूर मारे गए। जल विद्युत का जो पूरा एक दौर रहा है, उसको देखें तो हम उसको एक तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो पहले का दौर था, जब भारत को आज़ादी मिली, और उसके बाद जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट रहा डैम बिल्डिंग का हमारे देश में, उसमें सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नंगल वो सतलज नदी पे बना। फिर जो दूसरा दौर आया वो एक दूसरी टेक्नोलॉजी, जिसको रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी कहते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में जो डैम होता है वो भी बड़ा बांध होता है, लेकिन जलाशय उतना बड़ा नहीं होता है। बांध और जलाशय का मुख्य मकसद होता है कि पानी जो है उसको थोड़ा इकट्ठा करके उसको टनल में डाइवर्ट किया जाए, और फिर वो टनल ज़्यादातर अंडरग्राउंड होती है, और वो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद फिर नदी के पास आती है। जहाँ पर वो वापस आती है, वहाँ और जहाँ डैम है, वो दोनों पॉइंट के बीच में जो एलिवेशन डिफरेंस है, जो हाइट डिफरेंस है, उसका उपयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए। उसके लिए वहाँ पर एक सर्च शाफ्ट बनाया जाता है। सर्च शाफ्ट मतलब एक कुआं है, और फिर उसमें से जो सर्च शाफ्ट में से पानी छोड़ा जाता है, वो उसके नीचे टरबाइन होते हैं, वो पानी टरबाइन से निकलता है और फिर बिजली बना के आगे जाता है। वास्तव में इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहना गलत इसलिए है क्योंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि नदी के बहने से आप बिजली पैदा करते हैं, लेकिन इसमें तो नदी को आप बहना बंद कर देते हैं। ये हिमालय क्षेत्र के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी मानी गई, और जो दूसरा चरण आया, जो 90s के बाद आया, उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। लेकिन ये जो दूसरे चरण में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लिबरलाइजेशन का फेज था उसके साथ आया। उसमें काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में घुसने लगे। तो हमने देखा कि जेपी कंपनी जो है उसने पहला प्रोजेक्ट सतलज पे बनाया, जो बास्पा नदी एक सतलज की ट्रिब्यूटरी है, उस पे अर्ली 90s में उन्होंने प्लान किया उसका। The Baspa River, a major tributary of Satluj, originates from the Baspa Glacier in Tibet and enters India at Chitkul, the last Indian village on the Indo-Tibetan border in Kinnauр district. Baspa then runs through the astoundingly beautiful Sangla Valley, rich in flora and fauna, for 27 kilometers. Then, suddenly, at Kupa village near Sangla, the river is dammed and pushed into a 10-kilometer long underground tunnel, leaving the rest of its trail dry.
बास्पा 2003 में बन चुकी थी। वहाँ पे अगर हम देखें तो जो भूस्खलन है वो साफ नज़र आता है। डैम साइट के पास वाला जो इलाका है और जहाँ से टनल जाती है वहाँ पे रोड काफ़ी बुरी स्थिति में है और हमेशा ही डैमेज रहती है वो भूस्खलन की वजह से। प्रोजेक्ट आने से पहले आपने सांगला को भी देखा है, उसके बाद भी देखा है, तो आप क्या लगता है क्या बदलाव आया है? बदलाव ऐसे आया जी, आज से कोई 40-45 साल जो हमारा टाइम में था यहाँ, तो यहाँ ऐसे अच्छा स्थिति था। सारे खोद के कंपनियों ने किन्नौर के लिए तो हमारा खोखला बना दिया जी, रखा नहीं है यहाँ, कुछ नहीं रखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा हमारे को किन्नौर हिमाचल किन्नौर के आदमियों को कि यहाँ से भागना पड़ेगा हमारे। ऐसा स्थिति आने वाली है, आने वाले पीढ़ी के टाइम में। अब देखिए अभी आपके जिस पिछवाड़े में बिजली बन रही है, कल रात भर बिजली नहीं थी। नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं। अभी तो ये 2008 से चली हुई है। 2008 से तो हमारा जीना बहुत खराब हो गया। हम कम से कम 2008 से नहीं, इस टाइम हम कम से कम 30 साल पीछे हो गए। गरीब को कहाँ फायदा हो रहा है, गाँव वालों को क्या फायदा हो रहा है? गाँव में देखो अगर इतना सारा बिजली, पानी हमारा, लकड़ी हमारा, जमीन हमारा, सब कुछ यहाँ हमारा। बिजली यहाँ तार हो रही है, सब बाहर जा रही है गाँव वाले अंधेरे में। महीना में हमारा कम से कम 4 दिन 5 दिन लाइट मिलता है, ढंग से गुजार नहीं पा रहे हम इस ढंग से। तो इतना प्रॉब्लम है जी हमारा। इस नदी पे 2 परियोजनाएं प्लान थी, बास्पा 1 और 2। बास्पा 1 का प्लान आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का इलाका था, प्रोटेक्टेड एरिया था, और तो वहाँ पे एक विरोध भी रहा और वो परियोजना जो है वो रुक गई। However, as the groundswell was building up against Baspa 2, it was violently repressed by the state and the company. जब शुरू हुआ तो हमें कंपनी ने देवता लेके कोई हंगामा किया तो कुछ हटा जैसा किया था। कंपनी वाले वो पॉकलन लेके आ गए, तुम्हारे देवता से बड़ा तो हमारा ही है, भाग गए, कंपनी बन गई। कंपनी वाले क्या लेके आ गए? मशीनें। वो ये लेके गए और देवता लेके, इधर से वो मशीन वाले आ गए, मशीन से डर के निकल गए। कंपनी वाले उनको पकड़ लेते, 2-4 को पकड़ लेते, गांव का मुखिया को पकड़ते और अंदर से गुप होता है, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। फिर किसी का जमीन जाएगा, उनको पैसा दे के उठा लेते हैं वहाँ से। कहीं किसी का वो कुछ आ रहा तो वहाँ से उठा पैसा देते, ले उठो यहाँ से, नहीं तो नोटिस निकाल देते, बुलडोजर लेके फिर उठा देते। कंपनियों को तो सिर्फ अपना पैसा कमाना है, वहीं तक है। लोगों से बहुत वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे। वो अब वो प्रोजेक्ट तैयार होकर उसने क्या किया, दूसरों को बेच दिया और गाँव वालों को ठग दिया। The tail race outflow from the Baspa 2 powerhouse goes straight into the Satluj, into the backwaters of Karcham Wangtu Dam near village Karcham in Kinnauр district. Both these projects were developed and owned by the JP Group. However, in 2014, JP sold off both the projects to Jindal Steelworks or the JSW. एक तरह से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण परियोजना थी क्योंकि इसके माध्यम से जो भी इम्पैक्ट्स जिसकी हम बात करते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, वो सारे ही सामने आ गए। टेंडर निकाले गया ना करछम वांगतू है, तो उस टेंडर में ये प्रॉब्लम हुई। 1 साल के बाद पूरा पानी अंदर से चला गया हुआ है। अंदर ये पानी जो इतना खड़ का पानी है, नहीं तो ये पानी बिल्कुल पुल के साथ चलता था। बारिश हुई थी कल से, तो 2 दिन हो गए पानी आना शुरू हुआ, तो आज 2 दिन बारिश हो गई, उनको वहाँ बढ़ गई होगी, पानी तो छोड़ दिया है।
नदी को सूखने के बाद हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ गई है। पहले ऐसी गर्मी नहीं होती थी, हमारे यहाँ ठंड काफ़ी होती थी। अब सर्दी को भी नवंबर दिसंबर में भी रामपुर की जितनी गर्मी है रामपुर चंडीगढ़ की। ये प्रोजेक्ट 2006 में शुरू होकर 2012 में तैयार होना था, जबकि ये 10 में तैयार किया गया। तो कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा बारूद का यूज़ किया है, धमाका तेज़ किया है। इससे क्या हुआ कि गांव में सारे घरों में जलजला आया, वायलेशन हो गया, तो मकान मैक्सिमम लोगों के मकानों में क्रैक्स आए हैं। 4-4 मंजिला मकान बनाए हुए हैं, वो दूसरे के मकान में रह रहे हैं किराए पर। आज जो बोलते हैं, आज कहते हैं कि भाई एक कट्टा सीमेंट का दे देते हैं किसको लेपो बाहर से, तो उससे कितना होगा? अभी कुछ नहीं, 10-12-15 लाख खर्च किया हुआ है लोगों ने मकान के लिए। अभी इतना नुकसान, अब दूसरे के घर में किराए पर रह रहे हैं। यही समस्या हमारी है यहाँ। अब ऐसी पहाड़ी क्षेत्र ये कहाँ रहेंगे ऐसे? ये तो सारे गिर जाएंगे। किसी का मकान एक बार दरार पड़ जाता है, वो तो दोबारा नए सिरे से बने 3-4 गुना खर्च होंगे पैसे। पर इन्होंने तो एक दीवार में दरार गया तो उसका 5,000 बनाएंगे क्लेम, वही 5,000 देंगे, पर अगले का तो मकान का लाइफ ही चलेगा ना। बादाम आलमंड है, हाँ बादाम है। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं, किन्नौर एक ट्राइबल ज़िला है। यहाँ की स्थिति दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है। जनजातीय ज़िला किन्नौर में जिस तरह से हमने पहाड़ों का दोहन किया है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, इसका सीधा प्रभाव स्थानीय व्यवसाय पे पड़ा है। वहाँ के जो लोगों के नकदी फसलें थी उस पर प्रभाव है। देखो पेड़ पौधे सारे सूख रहे हैं। यहाँ पे सामने देख लो आप, पिंजौजा सूख रहा है, सेब के पौधे सूख रहा है, चुली फल लगा हुआ है पेड़ों में, और वो सारा सूख रहा है। ये जहाँ डंपिंग कर रहे हैं वहाँ से धूल उड़ जाता है, पूरे गांव में फैल जाता है जी, पूरा फसल नुकसान हो जाता है हमारा। लोग बीमारी रहते हैं हमेशा पूरे गांव में। उसके लिए इन्होंने दुकान खोल के रखा ताकि बीमार हो जाए दुकान में आ जाए। ये आपके सामने जेपी कंपनी का हॉस्पिटल है, मेरे दाहिने साइड। इसमें कोई आदमी, कोई विस्थापित है, कोई आदमी भी इलाज नहीं कर सकता है। एक तरह का ये बिजनेस है, वहाँ तो पैसा लगना है। तो इस हॉस्पिटल की जगह में एक हमारा पीएससी बनना था, पीएससी के बजट आया था। पता नहीं सरकार के साथ या प्रशासन के साथ किस कैसा एग्रीमेंट किया, तो यहाँ जेपी कंपनी का हॉस्पिटल बना। गरीब लोग मजदूरी कर के थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, वो जाके फिर इन्हीं को ही देंगे। लोकल लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। लोकल को क्या फ़ायदा है जी? यहाँ से शिमला जा कर के ट्रीटमेंट करेंगे, वो सस्ता पड़ेगा। जैसा नीचे शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये भी वैसा ही है सेम। जो आप देख रहे हैं, जो मलबा यहाँ डंप किया है, ये टनल का एग्जीक्यूट करके अंदर से जो आया है उसको यहाँ पर इन्हें स्टॉक किया है। ज़्यादा जब लोड पड़ेगा लैंडस्लाइड इसमें ज़्यादा होगा। ये क्या नदी के किनारे की है या बिल्कुल, आपने शायद हमारी नदी है वहाँ पर उन्होंने किया है। डंपिंग किया गया है वो भी इलीगल डंपिंग किया है, अनसाइंटिफिक डंपिंग किया गया है। डंपिंग में ये उन्होंने प्रोसीजर बनाया है या डिज़ाइन बनाया है कि नदी का हाईएस्ट फ्लड लेवल से 10 मीटर छोड़कर और उसके ऊपर
रिटर्निंग वाल लगाया जाएगा और जो डंप किया हुआ मटेरियल है उसका जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 25 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 70 डिग्री या 50 डिग्री पर उन्होंने डंपिंग किया गया है, जो कि सारा जब बारिश होती है तो सब फ्लो हो जाता है और नदी के बीच में किया गया है। जब ज़्यादा पानी आया तो बह के चला जाएगा। जितने भी परियोजनाएं बन रही है वो रन ऑफ द रिवर बन रही है। रन ऑफ द रिवर बनने से होता ये है कि मकिंग वहीं पे किया जाता है, डंप किया जाता है और दीवार लगाई जाती है। वो जितना भी जो चरागाह था वो ख़त्म हो जाता है और इससे पशु ना तो पानी पीने के लिए रास्ता ना होने के कारण नीचे जा पाता है, ना ही चर पाता है। लोगों की जो पारंपरिक व्यवसाय था पशुपालन, आज आप देखते हैं कि सड़कों में पशु घूम रहे हैं। ये मजबूर होकर के लोग उनके, क्योंकि कोई ऐसा चरागाह रहा नहीं है, उनको मजबूर होकर के पशु छोड़ना पड़ रहा है। भेड़ पालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। आज भेड़ पालकों को जो वो पहाड़ों पर गर्मियों में तो चले जाते हैं, लेकिन जब सर्दियों में वापस नीचे उतरते हैं तो वो कहाँ पशु चुगाए, कोई उनके पास विकल्प नहीं है। ऐसे में उनका धंधा भी चौपट हो चुका है। पहला तो मतलब हर कहीं फसल होता था, पानी होता था, घास पानी। अब वो बहुत अंडरग्राउंड टनल कर दिया ना, तो पानी सारा अंदर गया, अब सारा सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा, पहले आप इनको चराने के लिए जितना समय बिताते थे, हाँ जी, अब कितना ज़्यादा बिताना पड़ता है? ये तो बहुत शरान कांडे से भी बहुत ऊपर जाना पड़ता है जंगल में। आप इसी से ही आपको गुजारा होता है या क्या? नहीं, गुजारा कहाँ होना चाहिए इससे इससे गुजारा कहाँ होना। आपको गुजारा कैसे होता है? अब तो दिहाड़ी मजदूर करते हैं जी गाँव में। पहले कैसा था? हाँ जी, पहले तो अपने घर में होता था, फसल पानी सब कुछ होता था अपने घर में। अब सारे सूखा हो गया, अब पानी नहीं है खेतों में। पानी के ज़रिए से हमने पेड़ पौधे तैयार किए। पेड़ पौधे तैयार किए तो हमारे पास पैसा आया तो थोड़ा हम आराम पास जिए। हमारे दादे परदादे भाई बिना खर्चे पे बैठते थे, अब हम चेयर पे बैठेंगे। तो ऐसे इस तरीके से हमारा थोड़ा इन्वर्ट हुआ। अभी ये एक कंपनी आने की वजह से हमारा मिलिया मेट कर दिया। धीरे धीरे हम मतलब कि अप होने के बावजूद हम डाउन हो रहे हैं, पिछड़ते जाएंगे जी, डाउन हो रहे हैं। हम जो पहले हम थे वैसे ही है, उस स्थिति पे आने वाले समय हम उसी स्थिति पे आएंगे। क्योंकि वो नीचे से पूरा खोखला कर दिया, अंदर तो कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ ढांचा रखा हुआ है इन्होंने, कुछ नहीं बस। आने के वर्ष में ऐसा गलती ने ऐसा हो जाएगा जैसे पूरा सूखने लग जाएगा, पूरा कारोबार खराब हो जाएगा। जैसे खेती बाड़ी है, बाल बच्चे हैं, वो भी ऐसा हो जाएंगे, बाद में जमीन छोड़ ही लेंगे। वो तो कुछ आएगा नहीं तो क्या कमाएंगे, वो क्या खाएंगे। रोजगार किसी को कुछ नहीं मिला जी। वैसे गवर्नमेंट का डायरेक्शन है 70% रोजगार हिमाचली को मिलना चाहिए और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलना चाहिए था। यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, अब हाइडल प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन। आप बोल देंगे यहाँ 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, बस कितने साल के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल के बाद तो निकाल दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद निकाल देंगे। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी क्या होता है कि ये लेबर को एंगेज किया जाता है, ठेकेदार और सब कॉन्ट्रैक्टर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। जो बड़ी कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो अपने रोल पे नहीं लेते हैं, तो उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेबर लॉ लागू नहीं होता है, इनको प्रोटेक्शन भी नहीं। मतलब इन करसम महतू में भी यही हाल हुआ, वो ठेकेदारों के नाम पे उनको एनरोल कर दिया गया, बाद में बोला कि काम खत्म हो गया। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव के लोग विरोध करते रहे, सड़कों पर उतरते रहे, तो उधर से कंपनी ने तो गवर्नमेंट से पुलिस फोर्स मांगी। उनके साथ उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, गोली कांड भी किया, सबको आंसू गैस भी दागे। इतना कुछ होने के बावजूद फिर पुलिस के जोर पर ही कंपनी ने काम अपना स्टार्ट कर दिया। करसम महतू प्रोजेक्ट बना है, उसमें पूरा अफेक्टेड एरिया में 18 पंचायतें आती है।
18 पंचायतों में से सिर्फ 3 पंचायतों के एनओसी लिए गए हैं, बाकी 15 पंचायतों के एनओसी नहीं लिए गए। तो हम तो कहते हैं कि आज भी करसोग प्रोजेक्ट जो कमीशन हो चुका है ये इलीगल है, क्योंकि कानून तोड़ के बनाया गया है। वांगतू में गोलीकांड हुआ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर जा रहे थे, पूजा पाठ के लिए जा रहे थे, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, गोलियां बरसी। आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं? और तो जा भी रहे थे हम पूजा करने, तो वहाँ जो है ये फोर्स ला करके बाहर से पता नहीं कितने फोर्स लाई थी, वो किसके शय पर, कंपनी वालों से इन्होंने इनकी मिली भगत थी। गोली से मारा था मेरे बच्चे को और चेस्ट से अंदर पीठ से बाहर निकाला था। आपका बेटा? हाँ जी, मेरे बेटा था, योगिंदर सिंह है उसका नाम। फिर उसके बाद भी हम हॉस्पिटल में रखे, 5 महीने में हॉस्पिटल में थी, और उसमें भी हॉस्पिटल में रख के भी फिर उसके बाद भी उन लोगों ने FIR दर्ज किया होगा, उन लोगों ने अंदर भी कर दिया फिर छुट्टी होने के बाद। तब उसमें लोगों को पता नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा, हम लोग तो अनजाना बन के आ गए। ऐसा नहीं तो हम थोड़ा बाकी नहीं तो डंडा डंडा तो सब के हाथ में हम भी लेके आते। ट्राइबल कल्चर चिन्नौर पहले ज़माने में बहुत आइसोलेटेड एरिया, ट्राइबल एरिया होता है जहाँ बाहर से लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ का एक कल्चर, अलग कल्चर डेवलप हो गया, लोगों का कल्चर है। लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स हो जाता है। अब ये जो बाहर से आए हैं, नेचुरली यहाँ के कल्चर पर इम्पैक्ट तो डालेगा। कल्चर ही नहीं, क्राइम रेट आपका बढ़ रहा है, तो ये समाज पर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, और जो हमारे कल्चर है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। और झूठ, इतना गुंडे आने लगे यहाँ पर रात दिन। अब चलना शहर की तरह डर लगता है, पहले नहीं लगता था डर। हाँ, पहले बहुत अच्छा था हमारा, ना चोरी ना कुछ नहीं होता था। अब बहुत चोरी होता है, लड़कियों का इज्जत लूटा जाता है, कुछ हो जाता है। जैसे रास्तों पे अकेले चलेंगे वैसे डर है, अब बहुत डर है। क्या करना, अब किन्नौर तो सारे डूब गए, मिट्टी नीचे से विदेशी लोग आ रहे हैं, यहाँ सारा खत्म करके जा रहे हैं। तब इसलिए बहुत डर लगता है। अब तो बच्चों को भी अकेले नहीं रखते हम लोग, सारे हम अब बाहर ही पढ़ा रहे बच्चों को भी। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जो बाहर से जो लेबर आ रहे हैं वो तो कोई वेरीफाई करता नहीं, कुछ नहीं करता, यहाँ आ जाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जो ट्रैवल एरिया लोग बड़े सिंपल होते हैं, ट्रैवल लोग विश्वास कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे धोखा होता है। कोई लूट के चले जाते हैं, कुछ हो जाता है। इवन हमारे लड़कियों को शादी के बाद ले जाते हैं, बाद में कहीं छोड़ देते हैं। वो किसी को उठा के ले गए, कोई चंडीगढ़ ले गए हैं, किसी ने मतलब छोड़ के यहीं पड़े हुए हैं लड़कियाँ, 3-3 4-4 बच्चों के साथ ऐसे ही पड़े हुए हैं औरतें। हमारे तो बहुत कुछ वो हो गया। To the excessive and mindless underground activities, the mountains are responding in a way that they should. हमने सरकार को आने वाले संभावित खतरों के बारे में पहले ही आगाह किया था कि ऐसा नियर फ्यूचर में मकान डैमेज होंगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप नष्ट होंगे, ऐसा लैंडस्लाइड हुआ। ऐसे ही देखो प्रोजेक्ट तैयार हुआ, इधर देखो लैंडस्लाइड हो रहा है। Massive landslides around Urni village that started in May 2013 continue till date, that is 2018, causing huge damage to the people and the ecology. वो कैसा हुआ लैंडस्लाइड, इस यहाँ इर्नी डांग में जो लैंडस्लाइड हुआ उसके नीचे से 4-4 टनल गुजर रही है। 4-4 टनल है, 2 एडिट टनल, एक मेन हेडरेस टनल
एक इलीगल बनाया इन्होंने फ्लशिंग टनल। दाहिनी तरफ देखो, बाएं तरफ देखो और बीच में देखो, कहीं भी यही गांव बीच में, हमारा उर्नी गांव बीच में रहा है, जो आप मौके पर आए आप देख सकते हैं। मतलब लगभग चारों तरफ से हमारा ऐसा स्लाइड हो चुका है, दरारें लगी है। सारे बगीचे खत्म हो गए, भरपूर बड़े बड़े पेड़, सारा बगीचा पूरा तबाह हो गया। In these landslides, huge tracts of standing apple trees were swept away at several places around Urni village. और सरकार का क्या बोलती है, ये नेचुरल कैलेमिटी है। हम बोल रहे हैं ये मैन मेड कैलेमिटी है। नेचुरल होता तो पहले भी तो होता। नेचुरल कैलेमिटी में क्या है, इन्होंने थोड़ा सा राहत देना, राहत रिलीफ। और मैन मेड कैलेमिटी में ऐसा है कंपनसेशन मिलता है पूरा। वो कंपनसेशन नहीं देने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पब्लिक को, कि भी ये नेचुरल कैलेमिटी है। तो नेचुरल कैलेमिटी कैसे हुआ? ये चीज़, ये ओनर्स कम्युनिटी पे डालना कि आप प्रूफ करो कि भाई ये लैंडस्लाइड किसी एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी से हुई है, मुझे लगता है कि ये तो मजाक है। जो भी स्टडीज़ होती हैं वो सारी ये जो प्रोजेक्ट डेवलपर होते हैं वही फंड करते हैं, वही साइंटिस्ट को बुलाते हैं, अपने यहाँ रुकवाते हैं, खाना पीना हर व्यवस्था वो लोग करते हैं। तो शायद अभी तक कहीं पे भी एक ऐसी स्टडी नहीं आई है कि जहाँ पे ये कहा जाए कि भाई इस लैंडस्लाइड के लिए ये कोई प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जिम्मेदार है। जो पिछले 3 साल से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। नेशनल हाईवे को एक विलेज रोड से गुजारा जा रहा है, जिसमें 20 किलोमीटर का डिटूर करके जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तरह के जो लैंडस्लाइड्स है उसका जो विकल्प इन्होंने तलाश किया है वाया टापरी, चगांव, उर्नी, चोलिंग, वो सड़क लगभग 21 किलोमीटर का है, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। वो अब वैसे ही पहले ही वो स्लाइड हो रहा है और दूसरा काफ़ी नैरो है, ख़तरनाक है, और जो उस रोड में सफ़र है वो समय भी अधिक लगता है और जाम हमेशा लगा रहता है। इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ रहा है। वहाँ की आर्थिकी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जो यहाँ की आर्थिकी, जो सेब है, मुख्य व्यवसाय जो है, वो सेब टाइम से पहुँचता नहीं है मंडी। अगर ताज़ा वो मंडी में पहुँच जाता है उसको वैल्यू अच्छी मिलती है। हम यहाँ से शिमला जो है 6 घंटे में पहुँचते थे, आज हमको यहाँ से शिमला पहुँचने में 10 घंटे लगते हैं। 4 घंटे का हमको सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है। हमारे सेब जो है, जो अगर 100 रुपये में अगर जाता था दिल्ली, तो उसको अब आपको कम से कम 150 रुपये, 120 रुपये देना पड़ता है। तो हर चीज़ में हमारा जो यहाँ पे जो नीचे से जो सामान आता है, हमारे चंडीगढ़ से, दिल्ली से जो भी ट्रांसपोर्ट में जो सामान आता है, उसकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है। सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है यहाँ, इसकी वजह से। इंदौर में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर हेवी लैंडस्लाइड हुए हैं,
जिन जिन जगहों पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं, जहाँ पर अंडरग्राउंड टनल गए हैं, उसी एरिया में ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं। The sight of devastation at the powerhouse at Wangtu offers an even more frightening situation. These are not natural springs. These are cracks in the tunnel and the surge shaft of the power station through which water is rushing out at several points, threatening to trigger a massive breach someday, causing huge destruction. आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये जो किन्नौर का क्षेत्र है, ये एक डेजर्ट और सेमी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, जिसमें वेजिटेशन बहुत कम है और मिट्टी और पत्थर बिल्कुल लूज है। और दूसरी बात ये है कि ये भूकंप की दृष्टि से भी जोन 4 में आता है, बहुत संवेदनशील एरिया है। तो हम लोगों का सुझाव यही है कि इन एरियाओं में, खास करके ट्रांस हिमालय जो एरिया है किन्नौर का, वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बननी चाहिए। और लोग ये समझ रहे हैं, आज लोग विरोध कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ऊपर के जो हांगरंग वैली में 3 प्रोजेक्ट उन्होंने बंद करवा दिए। लोगों ने आंदोलन किया, उन्होंने रोक दिया। इवन स्पीति में भी रुका पड़ा। किन्नौर का जो ऊपरी क्षेत्र है, अगर हम देखें पूह के ऊपर का क्षेत्र, न कोई पेड़ हैं, न कहीं पर वेजिटेशन है। अगर कहीं कहीं आप छोटी सी ग्रीनरी देखेंगे तो वो गांव के आसपास दिखेंगी, जहां लोगों ने जो छोटे मोटे नदी नाले हैं उनके पानी को अपने खेतों में डाइवर्ट कर उधर सेब के बगीचे, वाइल्ड एप्रिकॉट है उसका, प्लस बादाम, इन सब के प्लांटेशन तैयार किए हैं और उसी में उससे उनकी एक आजीविका चलती है। पूरे जो पहाड़ हैं बहुत ही कच्चे हैं, ये करीब करीब सैंड के बने हुए हैं, रेत के बने हुए हैं। अगर यहाँ पर कभी ज़ोर से बारिश भी हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये पूरे पहाड़ जो हैं वो बहने लगेंगे। तो ऐसे जगह में भी करीब करीब सरकार ने 8 बहुत बड़ी परियोजनाएं ये सतलज और स्पीति नदी पे बनाने की योजना है। मैं शांता कुमार नेगी और मैं यहाँ हांगरंग वैली संघर्ष समिति से अध्यक्ष हूँ। हांगरंग वैली 8 गांव से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और यहाँ एक लोगों की जो जीने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल बाकी जगह से भिन्न है। लोग एक दूसरे पर बहुत आश्रित है और यहाँ पर इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, लोग मेहनती हैं और दे हैड वेरी रिक्वायर्ड एंड वेरी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स। लिमिटेड रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो खुश है अपने जीवनचर्या से। जिस प्रकार के भिन्न प्रकार के ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से लोगों की इस प्रेम भरी इस जीवन में कहीं ना कहीं से विघ्न पैदा करने वाली है। हम लोगों ने इसी वजह से प्रोजेक्ट इन प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट को हमने विरोध प्रकट किया है।
क्योंकि हमारा जो एरिया ये टोटली एक कोल्ड डेजर्ट है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहाँ पर हवा के साथ यूं ही छोटे मोटे स्लाइडिंग्स होते रहते हैं। दूसरा सर, ये एक सिस्मिक जोन 4 और 5 में लाई करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर एरिया की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो हम नहीं चाहते कि जो नेपाल में हुआ वो हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हो। हमारी लड़ाई किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो ये कहता है कि आप ऐसे एरिया या इस प्रकार के जगहों में भी आप जितना मर्जी अंधाधुंध टनलिंग कर सकते हैं, जितना मर्जी खुदाई कर सकते हैं। उन्होंने जिन लोगों ने यहाँ एक दिन नहीं गुजारा, एक घंटा नहीं गुजारा, वो लोग यहाँ के भविष्य के बारे में कैसे कोई चीज़ फाइनलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग किन्नौर में मैक्सिमम लोग मटर, आलू मटर, ये सेब, आलू मटर पर निर्भर है। का गांव जो है हमारा, लाइक जो ऑर्चर्ड्स हैं, दैट ऑर्चर्ड बिलोंग्स टू नाको। उसी का से ही नीचे से जो हमारा ये यंगथंग खाप का जो प्रोजेक्ट का टनल है वो ये का के नीचे से ही जा रहा है। अभी तक यहाँ कुछ काम शुरू नहीं हुआ, वो नेचुरली स्लाइड कर रहा है। तो अभी तक सरकार ने इसको रोकने के लिए 2 पैसे का काम नहीं किया हुआ, पर सरकार रोज आ रही है कि इसके नीचे टनल खोदो। तो ऐसे अगर इस यंगथंग के नीचे से अगर टनलिंग हुई इन फ्यूचर, तो हमारा जो नाको है, नाको लेक है, और नाको लेक भी कहीं ना कहीं किसी मात्रा पे हल्का फुल्का सिंक कर रहा है नीचे। धार्मिक दृष्टि से लोग इसे एक पूज्य झील मानते हैं। लोग भिन्न भिन्न गांवों से बहुत दूर से नाको लेक दर्शन करने आते हैं। हिज होलीनेस दलाई लामा जी जैसे जितने भी गुरुजी यहाँ नाको पधारे हैं, वो हमेशा झील में जाकर एक बार वहाँ आशीर्वाद जरूर लेते हैं। लोग उसको पूज्य मानते हैं, पूजते हैं। तो इस झील का संबंध हमारे गुरु पदम संभवा, गुरु रिम्पोचे जी भी कहते हैं उन्हें, तो उनसे इस झील का संबंध है। जस्ट लेक के साथ ही गुरु पदम संभवा के फुटप्रिंट्स भी हैं। तो खुदा ना खास्ता कल को अगर इस लेक को कुछ होता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा यहाँ के लोगों के लिए। जब ये शुरू हुआ तो सरकार के लोग या कंपनी के लोग कुछ आए थे गांव में लोगों को समझाने के लिए? सबसे पहले तो उन्होंने काम शुरू करना कर दिया, यहाँ पर बिना पूछे ड्रिलिंग और कई जगह टनलिंग का काम शुरू कर दिया। तो जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने सर आपने ये काम शुरू कर दिया तो किससे पूछ कर किया? आप लोग यहाँ जो लोग नज़र आ रहे हैं, गाँव में जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो ये बस्ती नज़र आ रही है, क्या ये बेवकूफ़ है यहाँ पर बैठे हैं? क्या आपने हमारा नहीं समझा कि इनसे भी कुछ पूछ लें? बट जब हमने रोका तो मजबूरन उन्हें एक मीटिंग करना पड़ा। उस मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी वाले आए, तो कंपनी वाले भी बोलते हैं सर कि देखो अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी किन्नौर की दशा बिल्कुल चेंज हो जाएगी और डेवलपमेंट्स होंगे, ये होंगे, वो होंगे। तो हमने एक चीज़ कहा कि देखो सर, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट गोइंग टू बी इम्प्लांट इन आवर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। आज से पहले भी अभी भी हज़ारों मेगावाट प्रोजेक्ट बन के चल रहे हैं। उनमें तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं कि कोई एरिया डेवलप हुआ। यहाँ कोई भी एक इंसान हमने आज तक नहीं मिला कि हमारे एरिया में ऐसा प्रोजेक्ट बना और हमारी जीवन या दिनचर्या बदल गई। हाँ, दशा ज़रूर चेंज हो गई, उनकी वहाँ का नक्शा ज़रूर चेंज हो गया। जो आप लोग बोलते हैं कि यहाँ किन्नौर का नक्शा चेंज हो जाएगा, वो ज़रूर, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो करछम वांगतू जैसा हाल हमारे हंगरंग वैली का हो, तो सर वैसी दशा और वैसा नक्शा हम नहीं चाहते, उस प्रकार का डेवलपमेंट हम नहीं चाहते। हमारा अस्तित्व पहाड़ों से है, हमें लोग पहाड़ी कहते हैं। हमारे कल्चर, जब ये पहाड़ी नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कैसे रह जाएगा? जितने भी हंगरंग वैली आज की डेट में भी एकजुट है, खासकर इस विचारधारा के खिलाफ, क्योंकि टोटली बेवकूफ़ बना के लोगों को लूटने का ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। तो इसलिए सर हम लोग लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। तो आज के डेट में हम लोग कानून में रहकर और उन चीज़ों का यूज़ करते हुए, हमारे जो ट्राइबल लॉज हैं, ट्राइबल एक्ट्स हैं, पेशा एक्ट है और जो ग्राम सभाओं को पावर्स दी गई है, उन पावर्स का यूज़ करके लोगों में अवेयरनेस फैला के, लोगों को जागृत करके हमने ये संघर्ष छेड़ा है। शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल्स के बहुत सारे राइट्स हैं। जो 3 मुख्य कानून है, ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट, पैसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन तीनों कानून के तहत यहाँ पर
लोगों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन कानूनों का धज्जियाँ उड़ाया जाता है। आज सरकार फॉरेस्ट राइट देने को तैयार नहीं है, कानून बना है लेकिन फॉरेस्ट राइट देने को तैयार नहीं। क्यों? वाई? कंपनी को तो हज़ारों बीघा ज़मीन एकदम अलॉट हो जाता है और जंगल तबाह किया जाता है, लेकिन आज जो आम आदमी के जो रिक्वायरमेंट है, चाहे ज़मीन की है, चाहे टीढ़ी लकड़ी की है या और भी है, वो एकदम डिनाई किया जाता है। आज एक आदमी अपने घर की ज़रूरत के लिए एक पेड़ काटता है, वो दूसरे दिन वो जेल में जाता है, लेकिन कंपनी के लोग हज़ारों पेड़ तबाह किया जाता है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ये अन्याय है। सौ मेगावाट का टिडोंग प्रोजेक्ट है जिसमें हज़ारों पेड़ डैमेज कर दिया गया। उन्होंने जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो कंडीशंस है उसको वायलेट करते हुए हज़ारों पेड़, वो भी चिलगोजे और देवदार के पेड़, इतने लार्ज स्केल पर डैमेज हो रहा है, फिर भी उसका कोई रोक नहीं है। चिलगोजा किन्नौर में बहुत रेयर एंड इंडेंजर स्पीसीज है। ये अफगानिस्तान में कुछ होता है, बाकी संसार में कहीं भी नहीं होता है। ऐसे रेयर एंड इंडेंजर स्पीसीज को तबाह किया जाता है, उसका जनरेशन फेल्योर है। और एक शुरकू करके एक पेड़ है धूप की, उसका तो जनरेशन होता ही, रीजनरेशन होता ही नहीं है। ये फॉरेस्ट वालों ने बहुत ट्राई किया, वो कहते हैं कि रीजनरेशन होता ही नहीं। ऐसे स्पीसीज को नष्ट करना, इसी तरह बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं जो ख़त्म होने जा रहा है। एक और मुद्दा हमने उठाया है कि ये नदी आती है चाइना से, तिब्बत से। चाइना के साथ हमारा कोई रिवर ट्रीटी नहीं है। कल को चाइना ने इस नदी को डाइवर्ट कर दिया तो व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट? क्या होगा? सोचा कभी? तो हम लोग इस मुद्दे को उठाते लेकिन सुनने को तैयार नहीं। चाइना करा रहे, डैम बना रहे, वो लोग शायद डाइवर्ट भी कर देगा रिवर को, फिर क्या करेंगे? तो देयर आर सो मेनी इश्यूज, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि क्लीन ग्रीन पैसा बहुत आ रहा है, बनाओ। वो बोलते हैं कि लोग जागने से पहले बना डालो, लोग बाद में जाग जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जागृति आने से पहले बना डालो। किन्नौर में एक और परियोजना है इंटीग्रेटेड कासांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 स्टेजेस में बनना था। जो स्टेज 1 है ये एक कासांग नाले पे ये प्रोजेक्ट लगने वाली है और इसकी कैपेसिटी है 65 मेगावाट। इस परियोजना में तो काम शुरू हो गया, लेकिन इसी परियोजना में इन्होंने क्या किया था कि स्टेज 2 एंड 3 में केरंग खड्ड, एक जो दूसरी खड्ड है, उसका पानी को डाइवर्ट करते हुए इसको कासांग स्ट्रीम में मिलाना था और वहाँ पर करीब 65 मेगावाट इससे बिजली बनानी थी और 130 मेगावाट जो केरंग का पानी है उससे बिजली बनानी थी। लेकिन जो स्टेज 2 एंड 3 था उसमें वहाँ पर लिप्पा एक गांव है जो उससे प्रभावित होने वाला था। उन लोगों ने इस परियोजना का शुरू से ही काफ़ी विरोध किया था। पानी जो जहाँ से डाइवर्ट हो रहा है ये लापो, इसको लापो माहौल बोलते हैं। वहाँ पर गांव के 80% लोगों के ज़मीन है, वहाँ हॉर्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड वो है। और वहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है चश्मे हैं। टनल भी वहाँ 6 टनल बनते हैं, 10 हेक्टेयर ज़मीन में 6 टनल बनते हैं। ब्लास्टिंग होगा तो वो सारे चश्मे जो है लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे दूसरी जगह भी हुआ है लुप्त। इस तरह लोगों का आजीविका भी खत्म हो जाएगा। और वहाँ पर करीब यहाँ लिप्पा गांव के लोगों के 150 जो स्प्रिंग्स हैं या सीपेजेस हैं वो पड़ते हैं जिससे ये सिंचाई करते हैं।
उधर देखिए वैसे पत्थरों के बीच से पानी है। ये पत्थर हिलेंगे तो पानी नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे ही चला जाएगा। तो ये देखिए आप एकदम थोड़ा सा मामूली वाइब्रेशन की जरूरत है इस पानी को खत्म करने में। जब आपके इतने मास स्केल में आपका ब्लास्टिंग होना है, वाइब्रेशन तो आएगा ही आएगा जरूर। ये सारे प्रोजेक्ट आ जाने तो इन्होंने तो हमारा ये पानी तो सूखना निश्चित है, तय है ये लगभग, मतलब खत्म है, इस बार खत्म है पानी सब है ना। तो हम क्या खाएंगे, हमारे लोग कैसे जिएंगे? अब जब ब्लास्ट होगा यही है बगल में यही है कंपनी वालों का काम खुदेगा, इसी बगल में इस तार से परे। तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में हम तो इनडायरेक्टली डिस्प्लेस हो गए इस जगह से। जब ये कुछ नहीं रहेगा, आमदनी नहीं रहेगा, इस जगह हमने अचार लगाना है, क्या करेंगे हम? आजीविका का साधन ही खत्म होता, हम क्या करें, कैसे जिए? पानी यहाँ से आते तो यहाँ पर डैम बनाएंगे, यहीं से नीचे से जा रही है, ऊपर बगीचे नीचे से जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे लिप्पा को है। वहाँ पर और बहुत हमारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो है ना ट्रीज हैं, जिस तरह है चिलगोजा का दरख्त है, और चिलगोजा कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ यहाँ और जगह मिलता नहीं है, सारा बहुत कॉस्टली है, वो रेयर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। चिलगोजा तो वैसे ही हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? इसकी नमी से हो रहा है, जो खड़ का पानी है इसके नमी आ जाते हैं, उससे हो जाए। वो चिलगोजा भी नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल ही खत्म है आजीविका तो। और दूसरा धूप है, धूप भी बहुत जगह नहीं मिलता है, वहाँ है। और देवदार के ट्रीज हैं, ये भी जब प्लास्टिंग करेंगे तो उनको भी डैमेज हो जाएगा, कट हो जाएगा। जब वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो कट हो जाएगा। दो झील है, इनका नाम है रंजन सोरंग और परंग सोरंग। ये रेगुलर 12माही झील है, इसमें न पानी कम होता है न बढ़ता है। रारंग, खदरा, अकपा, जंगी, लिपा के लिए पानी का कुदरती सोर्स ही वही झील है। इन्हीं झीलों के द्वारा ही इन क्षेत्रों में सारी चर्च में जो पानी की सप्लाई है वही एकमात्र साधन वो झील ही है। और लिप्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी उसके नज़दीक है, तो उसके नज़दीक है, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सर्दियों को वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन में तो रह नहीं सकती क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दियों को उनका निवास हमारे एरिया में होता है, जहाँ प्रोजेक्ट बनना है वहीं होता है। अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाए तो वाइल्ड लाइफ जाएगी कहाँ? वो नेचुरली वो ख़त्म ही हो जाएगा ना। उस जो प्रोजेक्ट एरिया में एक हमारा वहाँ डकचोपा जगह है, उस जगह में एक एंशिएंट टेम्पल है लॉर्ड गुरु पद्मा संभव का। उनका सारा वहाँ जो है छाप है, वो उड़ के आए थे, उन्होंने छाप छोड़ा है। वो वहाँ पर भी जाते हैं लोग, वर्शिप करते हैं, ब्रिटिश लोग सारे जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, वहाँ जाते हैं, प्रेयर करते हैं। वो 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ से जो डाइवर्शन वेयर होगा वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। और जब ये ब्लास्टिंग करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, हमारा जो डैमेज हो जाएगा हमारा जो टेम्पल है। If Kashang Stage 2 and 3 are realized and water from the Kerang stream is pushed into a tunnel, it would mean the Kerang stream would stop flowing downward from Lappo. For the villagers of Lippa, it would also mean the end of their existence. ये जो आपके सामने जो 2 खड़ नज़र आ रहा है, इसमें जो छोटा नाला है इसको यहाँ के स्थानीय भाषा में पेजर खड़ कहते हैं। और साथ में जो दूसरा बड़ा जो नाला है इसे यहाँ की स्थानीय भाषा में तेती खड़ कहते हैं। ये पेजर खड़ दिखने में ये पानी बहुत कम है, लेकिन जब इसके अंदर बाढ़ आता है तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो सामने जो आपको ये मैदान जो ज़मीन दबा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसके इस खड़ में बाढ़ आने की वजह से, मलबा आने की वजह से जो पूरी तरह दबा हुआ है।
ये जहाँ पे जो ये संगम हो रहा है दोनों पानी का, जब पेजर खड्ड के अंदर जब बाढ़ आता है तो ये तेती खड्ड इस पेजर खड्ड के बाढ़ को धोने का काम करता है, उसके सेट को धोकर आगे कीरन की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से ये गांव आज तक सुरक्षित है। यदि ये पानी कासन के अंदर चला जाएगा तो हमारा मानना है कि जब इस पेजर खड्ड के अंदर जब बाढ़ आएगा तो यहाँ पर इसको पतला करके आगे ले जाने वाला, इसको फ्लैशिंग करने वाला कोई पानी नहीं रहेगा, तो ये मलबा यहाँ पर लगातार बढ़ते रहेगा। जब लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा तो ये गांव की तरफ घुस जाएगा और गांव को पूरी तरह नुकसान पहुंचाएगा और गांव तबाह होने के कगार पे आ जाएगा। बगैर डाइवर्ट किए कीरन खड्ड का पानी बगैर डाइवर्ट किए भी कितना नुकसान हो रहा है ये पेजर खड्ड के फ्लड से। हर साल समर में पता नहीं चलता, दिन में आ रहा है रात में आ रहा, कब आता है वो फ्लड आता है, उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। और इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स और सिल्ट स्टोन सारे आते हैं, 4, 5, 6 दफ़ा आता है समर में, जब मर्जी आता है। अभी जो है ना इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी, तब भी थोड़ा सा गर्मी हो गई तो फ्लड आ चुका है एक दफ़ा। मौजूदा हालत में जो हम देख रहे हैं, ये जो परे का जो फ्लड का जो मलबा है, ये जो वर्तमान जो पानी चल रहा है तेती जो है, इसके द्वारा जो बचाया जा रहा है। अन्यथा यदि ये पानी नहीं होता तो अभी 2 घंटे के अंदर जो सुबह से जो फ्लड आ रही है, इससे जो पानी रुकवा कर जो इसमें सारा चीज़ें ये बस्ती को भी खतरा हो सकता था। ये जो है कुछ 6-7 दिनों से जो ये फ्लड लगातार चला हुआ है, तो अभी तो थोड़ा सा इसका जो प्रेशर जो है फ्लड का कम है। इसलिए हमने तो ये ठाना है, हमने अपने गांव के एक बच्चों को ये सिखाना है, हम इसे आज़ादी की लड़ाई की तरह लड़ेंगे, कुर्बानी देंगे, प्रोजेक्ट बनने नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ जो लिप्पा गांव के लोगों ने करीब 2011 में जब इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला तो उसको उन्होंने एनजीटी में जाके चैलेंज किया। मई 2016 में इसमें एक एनजीटी का ऑर्डर आया, जिसमें एनजीटी ने साफ साफ कहा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो उनके राइट्स हैं वो सेटल होने चाहिए, लोगों से एनओसी जो गांव के लोग हैं, ग्राम सभा है, उससे एनओसी लेनी पड़ेगी। जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद जो एचपीपीसीएल वालों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की भी कोशिश की, और उसमें उन्होंने जो मुख्य कारण ये बताया कि ये जो गांव के लोग होते हैं ये अनपढ़ हैं, ये कैसे इतने सारे टेक्निकल इश्यूज पर निर्णय ले सकते हैं, जिसका कि मीडिया में भी काफ़ी प्रचार हुआ। और इसमें फिर जो कांग्रेस जो हाई कमांड है उसके पास भी बात पहुंची, और राहुल गांधी जी ने जब इसमें इंटरफेयर किया तो उसके बाद एचपीपीसीएल ने जो अपना केस था इसको सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया। क्लेम्स एंड राइट्स सेटल करना चाहिए था, तभी जाके इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना था। उन्होंने बगैर सेटल किए ही फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। कोई भी एक पनबिजली परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है, उनका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसी में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट वाइज होता है। लेकिन सतलज जैसे घाटी में लेकिन कि इतने सारे बैक टू बैक बम्पर टू बम्पर प्रोजेक्ट जब बने हैं,
तो इसका कुल असर क्या होता है इसका कभी आकलन नहीं होता है। कोई भी नदी का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते, लगाएंगे तो बहुत बड़ी त्रासदी को आमंत्रण देंगे। हिमाचल में जितने भी ग्रुप्स थे, जैसे कि हिमलोक जागृति मंच और हिमधरा है, एक हिमालय नीति अभियान है, कहीं ना कहीं इन सब ग्रुप्स की मांग थी कि हर नदी का एक क्यूमुलेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत साल तक हमको बहुत मशक्क़त, बहुत डिमांड करने के बाद फाइनली जब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करीब 6-7 साल पहले करना शुरू हुआ, तब तक ज़्यादातर प्रोजेक्ट बन चुके थे, तो ये काफ़ी लेट हो चुका था। 2013 में ये रिपोर्ट करीब कंप्लीट हुई और एक ड्राफ्ट कॉपी आई। पहली बात तो हम लोग इनके स्टडी जो प्रोसेस है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने बड़े सीक्रेटली आके यहाँ स्टडी किया, लोगों को पता ही नहीं लगा। फिर हमने डिमांड किया आप बड़ा जो है पब्लिक हियरिंग करिए। जनते एग्रीड। उन्होंने रिगांव पीओ और पू में दो जगह पर, 2-3 जगह पर उन्होंने पब्लिक हियरिंग किया है। उसमें हमने पूरे रिपोर्ट को स्टडी करके हर चीज़ को डिटेल में हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। क्या मजाक बना रखा सर आप लोग? ये शर्म की बात है। सबसे पहली बात तो सर आप लोगों के इस रिपोर्ट के ऊपर मैं बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बस क्योंकि मुझे जितने आप लोगों ने दिखाया कि ये जो रिपोर्ट बनाने वाले यहाँ पर आए, मैंने तो शायद ये चेहरा मैंने पहले नहीं देखा, आप लोगों ने देखा हो तो मैं अलग। और अगर ये रिपोर्ट कहीं एक दिन या एक रात में बनाया होता अलग भगवान मैं नहीं जानता इस बारे में। फिश एलिवेटर का होना अनिवार्य होता है, वो क्यों नहीं बनाया गया या अगर है तो किस में बना है? जब फिश लैडर है ही नहीं है तो फिर उससे ऊपर मछलियां पंखधारी नहीं है, वो उड़ के ऊपर के मछली पानी में जा नहीं सकता। करचो मंगदूरी है। आप बता रहे हैं कि हमने वहाँ से लगभग 25% आबादी को हमने इन्वॉल्व किया है। मैं खुद प्रधान हूँ 8 साल से। निचार ब्लॉक के अंदर 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सर। नागपा जाखड़ी भी वही है, करचो मंगतू भी वही है। आप बता रहे हैं 25%, तो क्या हमें वो आंकड़ा मिल सकता है? आप किस किस गांव में गए और किस किस व्यक्ति विशेष से मिले? आपके कहने विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं कि अध्ययन अधूरी है, दूसरे कहने प्रोजेक्ट बनना चाहिए। इस विरोधाभास को कैसे ठीक करेंगे? यही जो बनते हैं आपके पब्लिक हियरिंग भी होता है जब प्रोजेक्टों के, उसमें मैंने देखा है कि जो लोगों को सुझाव दिया जाता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। कि हमने सभी देखा है कि सोनटोंग का समय हमने देखा था, बहुत लंबा चौड़ा हमने सुझाव दिया था, उसमें से एक भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऐसा ही शंका हमें होता है कि जो हमारे सुझाव है उसको आप ध्यान नहीं दिया जाएगा। नहीं, फिर क्या होगा? जिस दिन आप इसको सैंक्शन कर देंगे, गवर्नमेंट मंजूर कर देगी, तो बोलेंगे देखो जी हमने साइंटिफिकली स्टडी करवा लिया है, ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, इसलिए आपके ऑब्जेक्शन को हम मान्य नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि कानून कहीं ना कहीं कानून का बाध्यता होना जरूरी है। पैरा 8 से 15, 16, 17 तक जाता है और एक 9वां दूसरा पॉइंट बना दिया, वो रिकमेंडेशन से बाहर है या उसको भी रिकमेंडेशन के अंदर रखा गया? लेकिन मैं उसका उत्तर ये देना चाहता हूँ कि वो रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक सुझाव है जिसको सुझाव और रिकमेंडेशन में क्या फर्क है? अब ये पूरी जो CIA रिपोर्ट में थी, इसमें सबसे बड़ा एक जो पहलू था वो ये था कि उसमें एक तो उन्होंने रिकमेंडेशन सेक्शन दिया हुआ था जिसमें कई रिकमेंडेशन थी, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा सेक्शन बनाया था जिसको कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन उसमें लिखा गया था, उसमें था कि नो गो एरियाज। नो गो एरियाज में उन्होंने ये कहा था कि जो भी एरियाज ट्रांस हिमालय में आते हैं या कोई भी एरिया जो विद इन 10 किलोमीटर किसी प्रोटेक्टेड एरिया के पास में है, और तीसरा उन्होंने इसमें किया था कि जहाँ पर अच्छी अभी फिश पॉपुलेशन है तो इनको ऐसे नो गो एरिया ट्रीट किया जाए। लेकिन वो जो गवर्नमेंट के एजेंसी लोग थे वो उनको मानने को तैयार नहीं। वो कहता है इन्होंने ऐसे रेफरेंस भी दे दिया, ये रिकमेंडेशन में नहीं है। हमने कहा रिकमेंडेशन क्यों नहीं, उन्होंने दिया है तो रिकमेंडेशन माना जाना चाहिए। जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट हुए हैं वो एक ऐसी संस्थाओं के द्वारा बने हैं जो खुद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के EIS करते हैं। तो इसमें एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इश्यू है, क्योंकि जो लोग ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं, आई मीन EIA किया है और उसको जस्टिफाई किया है, वो लोग क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट ये तो नहीं कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं थे या और प्रोजेक्ट वायबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक और चीज़ होती है कि कोई कंसल्टेंट यदि ये कह दे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो उसको दूसरी कंसल्टेंसी मिलती ही नहीं है। तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट सही ढंग से किया जाना चाहिए था, जो वो नहीं हुआ है। सो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो वी कैन चैलेंज दैट।
पावर प्रोजेक्ट्स के साथ एक और बड़ा मुद्दा है सेफ्टी का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वैसे भी जियोलॉजिकली टफ टेरेन्स में बन रहे हैं और इस बीच कम से कम 10 ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए हैं जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एक्सीडेंट्स हुए हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस। एक एग्जांपल है अभी रिसेंट जो 100 मेगावाट सोरंग प्रोजेक्ट है जो सतलज वैली पे है। इनका पेनस्टॉक पाइप जो है वो रात को 8 बजे ये लोग टेस्टिंग कर रहे थे और अभी तक कमीशन नहीं हुआ था प्रोजेक्ट, और वो पाइप फट गया और उसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब प्रभावित हुए। 3 लोग मर गए उस इंसिडेंट में और काफ़ी लाइव स्टॉक का डैमेज हुआ और लोगों के हाउसेस का डैमेज हुआ। लोग बताते हैं कि उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था कि इस पाइप में लीकेज है, अथॉरिटीज़ को वार्न किया था, उसके बावजूद उन्होंने फुल और अभी फुल कैपेसिटी में भी वो टेस्टिंग नहीं कर रहे थे और ऐसे में फट गया पाइप। क्या हुआ जी, कंपनी की मेहरबानी से ये हो गया। अब देख रहे हालात, अब रहते हैं हम लोग, खेती बाड़ी थी, अब खेती बाड़ी करने के लायक हमारे पास रहा ही कुछ नहीं, हम करेंगे क्या बताओ आप। अब ये लोग क्या देंगे हमारे को खेती बाड़ी बना के, वो खेत देंगे लोग। अब पत्थरों के बीच रहेंगे हम लोग या पत्थर के बीच काटेंगे, फसल कहाँ तैयार करेंगे हम लोग। पहले इनको लीकेज के लिए हमने बताया था। कहाँ थी लीकेज? लीकेज वहीं साथ में थी, वहीं डैम फर्स्ट पॉइंट है नीचे साइड को, वहीं लीकेज था। फिर भी इन्होंने कुछ गौर नहीं किया। और तो सबसे बड़ी बात मैं कि लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जिनको पता लगा कि यहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हम यहाँ से लेके पावर हाउस नीचे यहाँ पर वहाँ नहीं पहुँच पाए, और ऊपर से वहाँ पे स्टाफ हमारे को एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करा रही है, इनके पास एम्बुलेंस होते हुए भी। आपके हाथ को क्या हुआ? ये उसी में यहाँ पे था, यहाँ से बंदे देखो नहीं, 4 बंदे यहाँ पहुँच गए लेंटर के ऊपर, इससे वहाँ से 4 बंदे यहाँ बच गए, 1 बंदा हुआ। और एयर गैप के कारण ये ब्लास्ट हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे अपने माइंड से लगता है। बट यहाँ पर पुलिस वालों ने देखिए, सबसे पहले उनको नीचे पावर हाउस वालों को पकड़ना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, उनको नहीं पकड़ा। अभी तक कुछ भी इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, वो सारे खुलेआम घूम रहे, 30-40 लोग थे। तो ये है कि पुलिस ये भटक गई है और लोगों को भटका रही है, और पुलिस प्रशासन एक कुछ काम नहीं कर रही है। जब एसडीएम आई थी तो तब क्या बात हुई थी, क्या सहायता मिलेगी? एसडीएम भी क्या ऐसे ही होता है, सारे 420 होते हैं सारे एसडीएम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो नहीं हो, हमारे को सारे यही नहीं, हाँ जी करके बात करते हैं और निकल जाते हैं। बाहर निकली ना, ये ब्लास्ट जैसे हुई, फिर मैं सोचा ब्लास्ट हुई, फिर देखे ऊपर को तो फिर पानी भर रहे, फिर अंदर घुसे, फिर तो दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे। कि बहुत ज़्यादा पानी था? बहुत ज़्यादा था, बाहर निकले का तब तो हमने भी कहाँ बचाएं। हवा से कोई हवा चल रही थी, ऐसे मिट्टी वगैरह से निकल गए सारे, तूफान जैसा आ गया था। खुद बचने की कोशिश, जो हमारा सामान तो गए, फिर हम खुद बच गए, खच्चर खुच्चर बह गए, सामान वगैरह तो कुछ भी नहीं, घर बह गए, कपड़े वगैरह कुछ नहीं, अपना जूते कुछ भी नहीं, ऐसे भाग गए हम तो, खाली भाग गए, सब कुछ सोना चांदी सारा बह गया जी, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से पर ऐसे हवा ने फिर चढ़ा पेड़ में, पेड़ से फिर ऐसे भाग गए गोली की तरह, पर ऐसे भाग गए, पता नहीं कैसे बच गए। उसके बाद जब पानी कम हो गए, उसके बाद हम लोग सारे इकट्ठे होके फिर ऐसे ही थे, क्या करना है। यहाँ खेती बाड़ी थी हमारे, सब कुछ वो करते थे, यहाँ पौधे वगैरह थे, सब कुछ यहीं तो रहते थे हम लोग, कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं, डंगर वगैरह खच्चर वगैरह सब हो गया, नुकसान हुआ यहाँ। मेरी जमीन यहाँ से वहाँ ऊपर तक गए, वहाँ से करे तक सब कुछ तो चले गए, हम तो ऐसे टेंट में रहते हैं।
ज़बरदस्ती लैंड ली है, मतलब यहाँ के लोगों की इसमें कोई वो नहीं थी, रजामंदी नहीं थी। ये जैसा चाहे अपने मर्ज़ी से ले लेते थे और मशीनें चला लेते थे। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। विद्युत परियोजना से तो यहाँ पर कोई विकास नहीं होने वाला है। हमारी यहाँ पर पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारा विरासती ख़त्म होने के कगार पे इन प्रोजेक्टों की वजह से। सोरन परियोजना जो है वो एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई जा रही थी, HSPPL। कंपनी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस घटना के बाद। जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें दो मेजर प्लेयर इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो है कि प्रोजेक्ट डेवलपर, बेसिकली वो कि जो पूरे उस प्रोजेक्ट को ओन करता है, और दूसरा होता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि उस प्रोजेक्ट को एक्चुअली पूरा बनाती है। तो आज के दिन अगर हिमाचल में देखें तो मुख्य तौर पर जो कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रही हैं वो हैं पटेल इंजीनियरिंग है और गैमन इंडिया है, L&T है। जो पूरा जो सेफ्टी नॉर्म्स का जो फॉलोअप है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे डिपेंड करता है। अब इसमें मुख्य तौर पे होता क्या है, पूरा लेबर लॉ है उसको कहीं पर भी फॉलो नहीं करते हैं और कहीं समस्या वहाँ पर पैदा होती है और उसको फिर सबसे पहले तो वो जो ऊपर की कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग वो उसको ओन अप नहीं करती है और उसके बाद जो प्रोजेक्ट डेवलपर है वो भी ओन नहीं करता है। जहाँ तक सेफ्टी का इश्यू है वहाँ ये बात है कि एक तो लोकल कम्युनिटी तो है अफेक्टेड, दूसरा जो वर्कर्स इन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं वो भी बहुत वल्नरेबल हैं। शोंगटोंग के केस में जहाँ पे डेथ्स हो गई 4 वर्कर्स की अभी नवंबर 2015 में, उसके बाद भी जो वर्कर्स वाला इश्यू है उनको सही पैसे ना मिलने का, वेतन ना मिलने का टाइम से वो चला रहा। 3 महीने से उन लोगों की स्ट्राइक चल रही है। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मजदूरों का बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 10 की सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हाजिरी कार्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। गैर कानूनी छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हड़ताल हुई थी 2013 में, हड़ताल में जो मजदूर थे जो आंदोलन में उतरे थे उनमें से 5 मजदूरों को निकाला गया नौकरी से, उनका हाथ धोना पड़ा उनको, जिसमें से एक मजदूर को मजबूरन विवश होकर आत्महत्या करनी पड़ी। मजदूरों को बहाल करना होगा, जो लेबर लॉ है जो देश का संविधान है उसके अनुसार लागू नहीं किया गया है। यहाँ के जो सब कॉन्ट्रैक्टर है पटेल के अंडर वो मजदूरों का दमन करते हैं और जो 18,000 जो इनका न्यूनतम वेतन बनना चाहिए वो उनको पूरा ना देकर किसी को 10,000 में फिक्स रखा है या किसी को 8,000 में फिक्स रखा है। मजदूरों को सेफ्टी शूज़ देने होते हैं, मास्क देने होते हैं और एलिमेंट देना होता है, उसकी यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली जो है पूरे तरीके से मजदूरों को नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार जब टनल में ब्लास्ट करते हैं तो उस ब्लास्ट को भी जो है प्रॉपर्ली तरीके से जो पूरा पहले चेक नहीं किया जाता है कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित कि वहाँ पे जो है वो तारे ठीक है, ब्लास्ट ठीक हो रहा है। उसी तरह जो टनल में मजदूरों की मौत हुई है वो जो बिल्कुल जो है इनके जो गलत तरीके से जो वहाँ पे जो लापरवाही सारी जो है हुई थी वहाँ पे, जिससे मजदूरों को पे मौत हुई है। जो आज 104 दिन यहाँ पे मजदूर बैठा हुआ है और पूरा जो प्रशासन सरकार ठेकेदारों के साथ आज की डेट में खड़ी है, बल्कि उल्टे केस मजदूरों के ऊपर दिन प्रतिदिन लगा रहे हैं और उल्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है आतंक का माहौल बना रहे हैं। की टक्कर में बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वो लोग जो है इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा मजदूर अपने कैंपों में रह रहा है उसके ऊपर जो है तेज हथियारों से हमले करवा रहे हैं, रात उनको पीट रहे हैं। हमारे जो कैंप भी थे उन्हीं के द्वारा उनके इशारे पर हमारे रूम भी जला दिया। हमारे पास अभी जो कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ यही बचे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी मेरे पास भी नहीं है। हमारे ATM कार्ड, पहचान पत्र, जितने हमारे कागजात सामान थे सारे जल गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हमने कंप्लेन भी कराई मगर पुलिस अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया। इसी किनारे पे हल्ला बोल, हल्ला
जो 144 धारा लगा है पारी से शोंगटंग तक, जैसे हम लोग हड़ताल वाले मजदूर टेम साइड जाएंगे तो हमें रेस्ट करके बसों में भर के ले जाते हैं और वहाँ पे 50-60 लोग काम करें, उनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। जो 50-60 लोग काम कर रहे हैं वो आंदोलन में लिए, वो आंदोलन में लिए वो बाहर से लाए गए मजदूर हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से हुआ। कहीं किसी को झूठ बोल के लाया जाता है, उन्हें पूरा पता नहीं होता है यहाँ पे हड़ताल चला हुआ है। प्रोजेक्ट क्षेत्र पर धारा 140 लगा दिया गया है, तो जो सरकार का जो मूड है वो मजदूरों के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि जो मजदूर हड़ताल पर उतरे हैं उनका दमन किया जाए, उनको इस आंदोलन से खदेड़ दिया जाए। की मांगे पूरी क्यों नहीं होती? उनके साथ समझौता क्यों नहीं होता? उनके साथ समझौता क्यों नहीं होता? मोदी आए या तूफान, मोदी आए या तूफान, बोल मजदूर हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेके हल्ला बोल, बोल मजदूर हल्ला बोल। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जब मूवमेंट्स की तरफ से ये बात आती है कि ये परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, इनसे नुकसान होगा, तो जो सवाल हमारे सामने खड़ा किया जाता है वो तो फिर बिजली कहाँ से आएगी? कोई ये नहीं पूछता सबसे पहले कि पानी कहाँ से आएगा, जंगल कहाँ से आएंगे, पहाड़ों का क्या होगा, तो खेती का क्या होगा। तो ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिजली कहाँ से आएगी का सवाल जो है वो हमेशा आगे लाया जाता है। तो वो एक हमें प्रॉब्लमेटाइज करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हम लोग एज अ सिविलाइजेशन कहाँ जा रहे हैं कि बाकी चीज़ें हमारे लिए प्रायोरिटी में कम हो गई। अगर आप डेवलपमेंट के लिए सारा बेचना शुरू कर देंगे, सब कुछ बर्बाद करना शुरू हो जाए, तो ये आगे के लिए सही नहीं होगा। आगे आने वाले जनरेशन के लिए क्या होगा? तबाही हो, बचेगा कुछ। तो इंटर जनरेशन और इंट्रा जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इक्विटी है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब नदी के बारे में कहा जाता है कि देयर इज ए यूज वैल्यू, देयर इज ए नॉन यूज वैल्यू एंड नॉन क्वांटिटेटिव वैल्यू। इन वैल्यूओं को भी तो लगाइए ना उसमें, तब उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि कॉस्ट बेनिफिट क्या है, तब तो उसका तो कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो ये एक वन साइडेड होगा। अमेरिका में तो आजकल डैम रिमूव हो रहा है, डैम तोड़ा जा रहा है और हम बना रहे हैं। ये जो पहाड़, जिन पहाड़ों को बनने में लाइक मिलियंस ऑफ ईयर टेक्स, उनको तोड़ने में हम कुछ वक्त भी नहीं लगाते। तो क्या हम इतना चीज खो के सिर्फ उस पावर के लिए? ये भी नहीं है कि ये जो बिजली पैदा हो रही है ये मतलब समाज के लिए, सभी देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि बिजली कहाँ जा रही है? उदाहरण के तौर पर हमें पता लगा है कि बॉम्बे में एक हमारा जो उद्योगपति का एक मकान है, जहाँ पर महीने का बिल है उनका 17 लाख का बिजली का बिल एक बिल्डिंग में एक उद्योगपति का है। तो ये बिजली क्या बड़े लोगों के लिए है या गरीबों के लिए है? जितनी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट उठाइए तो उसमें ये होगा कि प्रोजेक्ट की क्यों ज़रूरत है, एक सवाल आता है उसमें। तो वो हमेशा से हर प्रोजेक्ट यही कोट करेगा कि आज भी भारत में इतने गाँव को बिजली नहीं है,
तो ये प्रोजेक्ट इसीलिए बन रहा है कि इन गाँव को हम बिजली दे पाएँ। जबकि आज के दिन ये सच्चाई है कि अगर हम बिहार को लें तो बिहार में करीब करीब आज के दिन जो केंद्र सरकार ने हर गांव को बिजली से कनेक्ट कर दिया है। तो भी जो एनएसएसओ का सर्वे कहता है कि अभी भी 30% जो हाउस होल्ड है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। बिहार ही नहीं, आज ये स्थिति पूरे देश में है। अगर सरकार की परिभाषा देखें फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस की, तो वो ये है कि अगर किसी भी गांव में 10% घरों में अगर बिजली है तो वो पूरा गांव इलेक्ट्रीफाइड माना जाता है। तो जो 10% जो घर हैं वो वही घर हैं जो संपन्न हैं, जो बिजली खरीद सकते हैं। और बाकी अगर जो 90% लोग अगर अंधेरे में रह रहे हैं तो उसके बावजूद भी अगर उस गांव को फुली इलेक्ट्रीफाइड माना जा रहा है तो ये परिभाषा बिल्कुल ही एक तरीके से मजाक है। तो ये जो पूरी बिजली बन भी रही है तो ये एक समझना होगा कि ये एक फ्री रिसोर्स नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। और जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने लिए एक मीटर लगा पाए और महीने का उस बिजली का बिल दे पाए, इसलिए वो उस बिजली को उनके लिए है ही नहीं है बिजली। हम देख रहे हैं हिमाचल में ही बिजली की पोजीशन क्या है। किन्नौर में 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली तैयार हो रही है, लेकिन हम किन्नौर वासी साल के 6 महीने हम अंधेरे में रहते हैं। किन्नौर के पूरे गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के बाद जो कंजम्पशन है इट इज़ नॉट मोर देन 5 मेगावाट। 5 मेगावाट से एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा नीड पूरा होता है। तो ये जो इतने प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं तो ये कोई गरीबों के लिए नहीं जा रहा है कि हम बिजली अंधाधुंध तरीके से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि इसकी वायबिलिटी क्या है। देश का हर मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 20 साल पहले जितनी पैदा कर रहा था बिजली, उससे आज 20 से 25% बिजली कम पैदा कर रहा है। तो आप इसका असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको ऑप्टिमाइज भी नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऑप्टिमाइज भी नहीं कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ऑप्टिमम तरीके से पिकिंग पावर बने, तो फिर आपको और प्रोजेक्ट इसी उद्देश्य से लगाने का कोई अधिकार भी नहीं बनता है। तो पहली बात है कि ये पिकिंग पावर के नाम से जो बन रहे हैं वो एक बड़ा धोखा है। दूसरा सवाल जो लगातार होता है कि बिजली अगर हाइड्रो से नहीं और कोल से नहीं तो फिर क्या हम सोलार और विंड से ये ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। तो जो आज का जो पूरा हमारा विकास का मॉडल है और जो हमारा बिजली का जो पूरा जिस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में और जितना हमारा कंजम्पशन है बिजली का, वो तो हम चाहे सोलर से पूरी करने की कोशिश करें या विंड से करें, जो हमारा फुटप्रिंट होगा, जो पर्यावरण को नुकसान होंगे वो उतने ही होंगे, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ही शायद बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम कंजम्पशन या हमारा जो पूरा एक जीवन शैली है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, तो जो बिजली का सवाल है वो पूरा नहीं होता। एक मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि डू द डे विल कम व्हेन आवर रिक्वायरमेंट फॉर पावर विल फुलफिल। और डे टू डे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी रही है। आज आदमी इतना लेथार्जिक हो गया हुआ है कि उसको कपड़ा धोना चाहिए, खाना गर्म करना है, खाना ठंडा रखना है, हवा पानी गर्म हवा चाहिए, ठंडा हवा चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको बिजली चाहिए। और एक दिन ऐसा भी आएगा जो वो इंसान बिस्तर में बैठे बैठे एक बटन बोले टॉयलेट भी सुबह सुबह उठते हुए उसके बिस्तर के नीचे आ जाए। तो क्या हम उस दिन के लिए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इनका एक ही रटा शब्द है नेशनल इंटरेस्ट। उसका क्या मतलब होता है? ये राष्ट्र हित, बिजली तैयार हो रही है राष्ट्र हित के लिए, तो हम भी उसी राष्ट्र में आते हैं। इस किन्नौर से कितना प्रोजेक्ट है बना रहे हैं, हमारे को पूरा किन्नौर को ना जितना प्रोजेक्ट जा रहा है हमारे को सब्सिडी होना चाहिए बिजली का, या तो बिजली का बिल्कुल फ्री होना चाहिए। पानी का, सड़कों का सारा मेंटेनेंस सरकार करके देना चाहिए। हमारे को नहीं बोलने से पहले खुद पूछना चाहिए सरकार को। मीरू गाँव में तो हमारा रोड भी नहीं है, हमारे को 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। दुनिया में आज़ाद हो गए, मीरू में कोई आज़ाद नहीं हमारे गांव में। किसी को बर्बाद करे, किसी को फिर राष्ट्र हित के लिए बोले,
ये कोई जचता है? ये कहते हैं कि ये नेशन प्रॉपर्टी है। हम मानते हैं नेशन प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी किस बात की जो है हमारे घर तबाह कर रहा है, हमारे जो प्राकृतिक सोर्स हैं वो सूख रहे हैं, इसके बदले हमको जो है कुछ नहीं मिल रहा, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से हम क्या करें? ये प्रोजेक्ट, इस नेशन प्रोजेक्ट से हमने क्या करना है कि नेशन की प्रॉपर्टी से क्या करना है। ट्राइबल है, हिली एरिया के लोग हैं और जो रूरल एरिया के लोग हैं, वाई दिस शुड सफर फॉर द पीपल ऑफ द प्लेन एरिया, नॉन ट्राइबल अर्बन एरिया, उनके भलाई के लिए हम सफर क्यों हो? तो इससे कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है कि ये बड़े उद्योगपति और सरकारी कुछ लोग मिले हैं और यहाँ के संसाधनों को लूटा जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको संसाधन चाहिए तो दिल्ली का कोई शहर डुबा दो। एक बार एक लेटर मुझे मिला था, लाइक देयर आर फ्यू एलिमेंट्स हु आर ऑब्स्ट्रक्टिंग नेशंस बेनिफिट, हु आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इन लाइक completion of hydel projects. तो strict action should be taken against them and they should be like treated as anti-nation activists, something like this, or some terrorists like that. मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मैंने क्या किया ऐसा देशद्रोही काम? क्योंकि मुझे ये पढ़ाया गया कि जितना grow more trees as possible, respect nature, save environment. That's what I have done. अगर ये चीज़ करना एंटी-नेशन एक्टिविटी है तो मैं फिर टेररिस्ट हूँ। और अगर ये कंपनी में अगर आपको देशभक्त करना है तो अगर रिलायंस, भिलवाड़ा, गेमिन, जेपी या इस प्रकार कंपनी में जाके ही अगर देशभक्ति हो सकती है तो ये बहुत गलत धारणा है मेरे हिसाब से। स्थानीय समुदाय का जो शोषण हो रहा है, शोषण के बाद मैं नहीं समझता कि यहाँ हिमाचल में कोई अच्छा भविष्य होगा। यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट या दूसरे जो नक्सलवाद है वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। मैंने कई बार कई आंदोलनों में देखा, किन्नौर की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, लोग बीच में कह देते हैं कि अगर हमारे साथ इस तरह होता रहा तो हमारे को तो कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप अपने अधिकार को छीन रहे हैं तो ऐसे में उस आदमी के पास, निहत्थे आदमी के पास कोई चारा नहीं रह जाता है। ये उसकी मजबूरी है। जैसे वो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है, उसके ऊपर मजबूरी है, अपने पेट और अपने अस्तित्व के लिए वो करने पर मजबूर हो जाता है। तो इस सूरत में लोगों को कैसे अधिकार मिलेंगे या लोग कैसे सरकार के साथ चलेंगे, ये अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। Langti tali kulang uriya lagi nyal macho yali kosh yali damalapi macho yali kosh damalapi.